एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस पाठशाला में। और आज हम लोग बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 कंटिन्यू करने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर में आपको सेल के बारे में एक्सप्लेनेशन दी गई थी और आज का हमारा लेक्चर होगा टिश्यूज से रिलेटेड। सो लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ लिया था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, चाहे वो एक सेल का हो, मल्टीपल सेल्स का हो, कुछ भी, अगर कोई भी लिविंग जो है वो लिविंग है तो वो क्यों है? क्योंकि उसके अंदर सेल्स की प्रेजेंस है। बिना सेल के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं सरवाइव कर सकता। तो अब अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो केवल ऐसे एक ही सेल है और वही एक ऑर्गेनिज्म हो गया, जैसे कि आपका बैक्टीरिया होता है, अमीबा होता है और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, तो वो कैसा होगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि माने सिंगल, कि उसमें एक ही सेल है और वो ऑर्गेनिज्म है। और सारे बेसिक फंक्शंस, जो भी आपके लाइफ प्रोसेस के कॉमन फंक्शंस होते हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, सबको वो एक ही सेल परफॉर्म कर लेगा। उसके अलावा अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो एक से ज्यादा या मल्टीपल मिलियन बिलियन सेल से मिलकर बना है, तो उसको हम कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मतलब मैनी, बहुत सारी सेल से मिलकर बना हुआ ऑर्गेनिज्म, जिसका एग्जांपल हम ह्यूमन खुद है। और जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, प्लांट्स को हम ऑब्जर्व करते हैं, सबके सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर में एक डिफरेंस आ गया। यूनिसेलुलर के पास केवल एक ही सेल है। उस एक ही सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे बेसिक फंक्शंस को वो परफॉर्म करे। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास एक प्रिविलेज आ गई, एक एडवांटेज आ गई, कि आपके पास बहुत सारी सेल्स है। आप अपने काम को डिवाइड कर दे, वो डिवीजन ऑफ लेबर शो कर सकते हैं। तो वही जब कुछ सेल्स का एक ग्रुप इकट्ठा होके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगता है, उसी ग्रुप को हम बोल देते हैं टिश्यू। A group of cells that together perform a single function is called tissue. So each specialized function is taken up by different group of cells, and this group of cells is known as tissue. So these cells carry out only a particular functions. अब क्या हुआ यहाँ पे? क्योंकि आपने अलग अलग ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया, तो बॉडी में सारे फंक्शंस को बहुत अच्छे से इफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए, देखो, अगर हमारे पास 4 लोग हैं और हमारे पास 4 ही काम है, हम चारों को अलग-अलग काम दे दें, तो उनके एक दूसरे के काम में कोई क्लैशेस नहीं होंगे। कोई किसी को ब्लेम नहीं कर पाएगा कि भाई इसकी वजह से इनकम्प्लीट रह गया, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई। सबको अपना-अपना काम करना है। सेम तरीके से हमारी बॉडी काम करती है। सारे टिश्यूज को पता है कि उनका काम क्या है। अब वो दूसरों से कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहे। अब वो अपना-अपना काम एफिशिएंटली कर रहे हैं। तो ये जो ग्रुपिंग हो गई ना सेल्स की, इसने हमें और एफिशिएंटली सारे बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए बहुत ईज़ी कर दिया। ऐसे ही अगर हम एग्जांपल लें, जैसे हम ह्यूमन बीइंग में चेक करें, हमारे अंदर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मूवमेंट का। हम एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट कर रहे हैं, एक जगह पे बैठे-बैठे भी हम मूवमेंट शो कर रहे हैं। तो इस पूरे मूवमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है हमारी बॉडी में एक टाइप के टिश्यू ने उठाई हुई है, वो है हमारा मस्कुलर टिश्यू। और टिश्यू है तो मतलब किसी ना किसी सेल से मिलके बना होगा। कौन सी सेल से होती है वो? मसल सेल्स। तो मसल सेल्स मिलके बनाती है मस्कुलर टिश्यू, और वो हमारी बॉडी के सारे मूवमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, हमारे अंदर होती है नर्व सेल्स। नर्व सेल्स मिलकर के बना देती है नर्वस टिश्यू, और हमारी बॉडी में जो भी सिग्नल आ रहा है, फिर हम कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेता है हमारा नर्वस टिश्यू। इसके अलावा अगर आप ब्लड की बात करें, ब्लड हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि ब्लड हमारी बॉडी में हर जगह है। हमारी बॉडी का ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जो फंक्शनल हो और वहां ब्लड ना जा रहा हो। तो जितना हमारी बॉडी में मेजर ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, फूड का ट्रांसपोर्टेशन, इवन जो वेस्ट हमारा क्रिएट हो रहा है उसको बाहर निकालने का ट्रांसपोर्टेशन, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्लड ने उठा ली है। और ब्लड भी क्या है? एक तरह का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसलिए इसको पढ़ रहे हैं कि हम जज कर रहे हैं कि अलग अलग टिश्यू का अलग अलग काम है। और वो टिश्यू कुछ नहीं है, बहुत सारी सेल आई, इकट्ठी हुई, ग्रुप बनाया, एक काम करने लगी, हमने उसको टिश्यू कह दिया। ऐसे ही इसलिए हमने बोला कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या शो करते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अब यहाँ पे फिर से हमने डिफाइन कर दिया कि ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव और टू परफॉर्म अ सिंगल और पर्टिकुलर फंक्शन, उसको हम क्या बोल देंगे? टिश्यू। अब देखो, जैसे हम एनिमल और प्लांट को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं, ऐसे हम उसके टिश्यू को भी कर देंगे। जो भी टिश्यू एनिमल्स में मिल रहा है हम उनको एनिमल टिश्यू कह देंगे, और जो भी टिश्यू प्लांट्स में मिल रहा है
हम उनको प्लांट टिश्यू कह देंगे। रीजन क्या है इनको अलग अलग पढ़ने का? क्योंकि कुछ कुछ एक्टिविटीज बहुत अलग है। देखो, अगर आप खुद को ही ऑब्जर्व करो, आपकी और प्लांट की लाइफ पोल्स अपार्ट है। वो किस तरीके से अपनी लाइफ चला रहे हैं, हम किस तरीके से। तो हमारे टिश्यू भी उसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए ना। हमारी जो जो रिक्वायरमेंट है एनिमल का टिश्यू उसके अकॉर्डिंग होगा, प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है प्लांट का टिश्यू उसके अकॉर्डिंग होगा। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल टिश्यू को। तो एनिमल टिश्यू में जैसे कि आप देख रहे हैं कि व्हेन वी ब्रीथ, मतलब जब हम ब्रीथ सांस लेने का प्रोसेस कर रहे होते हैं, वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ अवर चेस्ट। हम अपनी चेस्ट का मूवमेंट करते हैं, और मूवमेंट अभी मैंने आपको बताया कौन से टिश्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मस्कुलर टिश्यू की। अब बात आई कि हाउ दीज बॉडी पार्ट्स मूव, कैसे हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स मूव कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, एक स्पेशल टिश्यू है। किसकी जिम्मेदारी है मूवमेंट कराना? मस्कुलर टिश्यू की। कौन सी सेल से मिलके बना है? मसल सेल से मिलके बना है। तो बेचारी मसल सेल्स का एक ही काम है बॉडी में, कि भैया जिसको भी जहां जैसा मूवमेंट चाहिए, हाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कराऊंगी। अब वो मसल्स कैसे मूव करती हैं? उनके पास कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिन और मायोसिन नाम के। वो प्रोटीन्स के पास एक एक्टिविटी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकता है। लेट्स से कि ये अगर हमारी मसल सेल्स है, तो ये ऐसे करके अपने आप को रिलैक्स करवा सकती है, और ये खुद को कॉन्ट्रैक्ट भी करा सकती है, बिकॉज इसके पास कुछ इस तरह के प्रोटीन्स है। और यही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो हो रहा है, यही हमारे मूवमेंट का रीजन है। अब बात आई कि जो हम इनहेल करते हैं, ब्रीद इन करते हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ जा रही है? वो ऑक्सीजन एक्चुअल में जा रही है, जब आप ब्रीद इन करते हैं नोज से, नेजल चैम्बर, देन ट्रैकिया, वो जाती है आपके लंग्स में। और लंग्स में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिनको एल्वियोलाई बोलते हैं। इन एल्वियोलाई में जाने के बाद इन एल्वियोलाइज के आसपास से बहुत सारी जा रही होंगी आपकी ब्लड वेसल्स। लेट से अगर इस तरह का स्ट्रक्चर एल्वियोलाई है, तो यहाँ से बहुत सारी ब्लड वेसल्स जा रही होंगी। अब नॉर्मल डिफ्यूजन हमारी बॉडी में चल रहा है। यहाँ पे जब आपने ब्रीद इन किया, तो आपके पास ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज्यादा था, बट बॉडी में जो ब्लड फ्लो कर रहा था, वो सारी सेल्स ने उसका ऑक्सीजन जो है वो यूज कर लिया था, और ऑक्सीजन बहुत कम था। तो ऑक्सीजन अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में डिफ्यूज कर जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, कि बॉडी के अंदर कहाँ ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कहाँ से ब्लड को ऑक्सीजन मिल रही है? तो अगर लंग्स ऑप्शन में है तो आप लंग्स ऑप्ट करोगे, एल्वियोलाई है तो एल्वियोलाई ऑप्ट करोगे। अब बात आई, व्हाई वुड सेल्स नीड ऑक्सीजन? क्यों चाहिए हमें ऑक्सीजन? क्यों हम बोलते हैं कि भाई सांस रुक गई, इंसान मर गया, सांस नहीं आ रही, वो सरवाइव नहीं कर पा रहा, ऑक्सीजन कम हो गई, फटाफट डॉक्टर के यहाँ चलो। क्यों चाहिए ऑक्सीजन? ऐसा क्या कर रही है वो ऑक्सीजन? बेसिकली हम लोग जो खाना खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? हम सब कहते हैं ना कि आज खाना नहीं खाया, लो एनर्जी फील हो रही है। क्यों? क्योंकि वो फूड जो है हमें एनर्जी देता है। उस एनर्जी का इस्तेमाल करके जो इतने सारे हम बॉडी के अंदर सिस्टम लेकर के बैठे हुए हैं, वो सब काम करते हैं और हम एनर्जेटिक फील करते हैं। तो ये जो एनर्जी बन रही है खाना से, खाना तो आपने, लेट से आपने ग्लूकोज खाया, तो ग्लूकोज खा लिया आपने, खा लिया खाना, बन जानी चाहिए एनर्जी। ऑक्सीजन क्यों डिमांड कर रहे हो आप? ये खाना अपने आप कुछ नहीं कर सकता। जब तक आप इसको ऑक्सीजन नहीं दोगे, ये ब्रेक होगा नहीं, और एनर्जी आपको मिलेगी नहीं। इसलिए चाहिए ऑक्सीजन, इसलिए हमें सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ये ऑक्सीजन और ये सारा जो ग्लूकोज वगैरह आप खा रहे हैं, ये जाएगा आपकी सेल में। सेल में आपने पढ़े थे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलेज, वहीं पे एक ऑर्गेनेले था पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या था वो? माइटोकॉन्ड्रिया। ये खाना और ऑक्सीजन दोनों घूमते फिरते पहुंचते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहां जाके ये बनाते हैं इससे एनर्जी। अब लेट सपोज आपने खाना तो बहुत खा लिया, ऑक्सीजन की सप्लाई किसी ने आपकी रोक दी, तो कोई फायदा नहीं है उस खाने को। आप एनर्जी नहीं बना पाओगे और आप सर्वाइव ही नहीं करोगे आगे। इसलिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। अब देखो, ब्लड जो हमारी बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा है, वो कैरी करता है बहुत सारे सब्सटेंस। जो भी हमारी बॉडी में हमें ट्रांसपोर्टेशन करवाना है ना, लेट सपोज कि हमारे ब्रेन ने कुछ कहा, हाइपोथैलेमस से कुछ निकला, और उसको जाके वर्क करवाना है आपके हैंड के मसल्स पे, कि मूव करो हाथ को। तो वो अब हाइपोथैलेमस चल के नहीं आएगा कि वो हाथ तक आया और बोला चल भाई, नहीं। वो कुछ सिक्रीट करेगा, ब्लड में मिक्स कर देगा, ब्लड को बोलेगा मैंने तुझे दे दिया, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको इसके टारगेट तक पहुंचा कर आ। ब्लड जो हमारी बॉडी में कंटिन्यूस फ्लो कर रहा है ना, उसका हमें यही फायदा है, कि जिन भी चीजों को इधर उधर कहीं भी जाना है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ब्लड लेके चला जाएगा, पहुंचा कर आ जाएगा।
ठीक है? इसी का एग्जांपल है कि ब्लड ऑक्सीजन भी कैरी करता है। हमने देखो ब्रीथ इन किया, तो हमने तो ऑक्सीजन सिर्फ लंग्स को दी, लेकिन कैसे पूरी बॉडी में पहुंच गई, पैरों तक, हाथों तक, इंटरनल ऑर्गन्स तक, क्योंकि लंग्स से ले ली ब्लड ने, और ब्लड तो हर जगह घूम रहा है, बांटते हुए चल रहा है। सेम फूड, तुमने तो माउथ से फूड कंज्यूम किया, वो जाते जाते स्टमक तक गया, फिर पूरी बॉडी में कैसे गया, ब्लड के थ्रू। तो इसलिए ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अलावा वो खाली पहुंचाने का काम नहीं कर रहा, तुम्हारी सेल्स जब एनर्जी बनाती है तो CO2 जैसे वेस्ट प्रोडक्ट भी बन रहे हैं, उनके हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है। और ह्यूमन सेल या कोई भी सेल इस तरह की होती है कि जिसका उसे काम नहीं है, उसकी टेंडेंसी है उसको निकालो भाई, मैं क्यों रखूं फालतू चीजें। तो ब्लड ये काम भी करता है। अच्छा ठीक है, सेल ने बोला मेरे पास CO2 फालतू है, ब्लड ने कहा लाओ मुझे दे दो, लेके ब्लड चल दिया और लंग्स तक गया, कहा भाई ये फालतू था इसको निकाल दो, आप एक्सेल करेंगे और CO2 बाहर। इस तरीके से, ऐसे ही आपका लिवर जो है वो क्या बना देता है, आपके वेस्ट मटेरियल को यूरिया में कन्वर्ट करता है। अब यूरिया तो लिवर बना रहा है, पर लिवर के पास इस तरह का कोई प्रोसेस नहीं है कि बॉडी से बाहर भी निकाल दे। तो लिवर क्या करेगा, ब्लड को बोलेगा कि देख मैंने यूरिया बना दिया, अब इसको लेकर तू चला जा, मैंने बना दिया, बहुत बड़ा काम है। अब ब्लड ने कहा चलो ठीक है, ब्लड लिया यूरिया को लिवर से, और चलते चलते किडनी के पास पहुंचा, और किडनी के पास ऐसी टेंडेंसी है कि वो यूरिन फॉर्मेशन करके यूरिया को बाहर निकाल देगा। तो ब्लड कहाँ दे आएगा यूरिया को, किडनी को, और इस तरीके से किडनी क्या कर देगी, उसको बाहर निकाल देगी। तो सोचो ब्लड हमारी बॉडी में कितने इंपॉर्टेंट फंक्शंस कर रहा है। ठीक है, अब हमने बोला कि ब्लड और मसल्स दोनों ही जो है वो टिश्यू के एग्जाम्पल हैं जो हमारी बॉडी में मिलते हैं। इसमें अगर हम ब्लड को मोर कंसाइजली बोले तो वो एग्जाम्पल होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू का, और मसल तो आपका एग्जाम्पल है मस्कुलर टिश्यू का, इसके नाम में ही है। ठीक है, अब अगर हम बात करें एनिमल टिश्यूज की, अभी हम सिर्फ एक जनरल एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, तो हम स्पेसिफिकली उसके टाइप्स को देखेंगे कि एनिमल टिश्यू के अंदर कौन कौन से टाइप है। टोटल 4 तरह के टिश्यू हमारे अंदर मिलते हैं। एक एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू एंड लास्ट इज नर्वस टिश्यू। अब जो एपिथेलियल टिश्यू है आपकी बॉडी में, उसका सोल काम है कि वो कवरिंग और प्रोटेक्शन का काम दे रहा है। हमारी बॉडी की या ऑर्गन्स की जो भी इंटरनल आउटर लाइनिंग्स होती है ना, वो सब एपिथेलियल टिश्यू है। लेट्स से कि ये हमारा कोई भी ऑर्गन है ना अगर, तो इसके बाहर सेल्स की एक लाइनिंग होगी, यही हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, और इसके अंदर भी सेल्स की एक लाइनिंग होगी, ये भी एपिथेलियल टिश्यू है। कभी भी इसको मिसजज नहीं करना कि सिर्फ आउटर कवरिंग बना रहा है, ये इंटरनल और आउटर दोनों कवरिंग बनाएगा आपके मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स के, और जितनी भी बॉडी के अंदर कैविटीज है। अब क्योंकि कोई भी चीज जिससे भी आप किसी को कवर करते हैं, लेट्स से कि हम अपनी कॉपीज पे कवर चढ़ाते हैं, क्यों, ताकि वो फटे ना, वो प्रोटेक्टेड रहे। तो इनका भी मेन काम यही है कि वो, उनका सोल पर्पस है कि वो प्रोटेक्शन दे, एक बैरियर बनाए। हमारी जो पूरी बॉडी है उस पे स्किन की एक कवरिंग है, क्यों, क्योंकि ताकि एकदम से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ भी इंफेक्शन इस हमारे बॉडी में ना चला जाए, तो ये एक बैरियर प्रोवाइड करती है। कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से सेपरेटेड रहे, हमारी बॉडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सेपरेटेड रहे, तो बैरियर का काम ये कर रही है, बीच में एक बैरियर लगा दिया। अब अगर कहीं भी आपको प्रोटेक्शन करना है, बैरियर बनाना है, तो वो जगह हमेशा कैसी होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। अगर मैं कहूं कि ये हमारी सेल्स है, एपिथेलियल सेल्स या टिश्यू, और मैंने बीच में गैप छोड़ दिया, क्या ये प्रोटेक्शन करेगी, माइक्रोब्स तो यहां से एंट्री कर लेंगे ना भाई। तो ये कॉन्टिन्यूअस लेयर होनी चाहिए और टाइटली पैक होना चाहिए, सेल्स के बीच में भी स्पेस नहीं होना चाहिए। तो ये कैसी होंगी, टाइटली पैक्ड होंगी और कॉन्टिन्यूअस शीट होंगी, ताकि कोई भी एंट्री ना हो पाए, एक परफेक्ट बैरियर बना रहे। ठीक है, इनके जो सेल्स हैं, इन सेल्स के बीच बीच में एक दूसरे से कनेक्शन के लिए, जैसे ईंटों को जोड़ने के लिए हम सीमेंट लगाते हैं, ऐसे इन सेल्स के बीच में भी एक कनेक्टिव मटेरियल है जिसको हम सीमेंटिंग मटेरियल बोलते हैं, लेकिन इनके बीच में कोई भी स्पेस हमने नहीं छोड़ा। जो भी जगह अगर थी तो वहां पे सीमेंटिंग मटेरियल भर दिया है, क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूअस लेयर चाहिए। ठीक है, अब इन्हीं की वजह से कोई भी चीज अगर हमारी बॉडी में एंटर कर रही है या लीव कर रही है, मतलब जा रही है, तो इसको क्रॉस करना पड़ेगा। अब बॉडी अपने हिसाब से जज कर लेगी कि किसको वो क्रॉस करने को अलाउ करेगी और किसको नहीं करेगी। ठीक है, तो इनकी जो परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी का सिंपल मतलब है अलाउ किसको कर रही है, किन चीजों के लिए वो परमिएबल है, किसको परमिशन मिलेगी और किसको परमिशन नहीं मिलेगी। तो द परमिएबिलिटी ऑफ सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलिया
प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। क्या बॉडी से बाहर जा सकता है और क्या बॉडी के अंदर आ सकता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक बहुत ही अच्छी एबिलिटी है। क्या है उस एबिलिटी का नाम? परमेबिलिटी। कि भाई इसको पता है किसको अलाउ करना है एंट्री करना और किसको नहीं करना। अब आपका जो एपिथेलियल टिश्यू है वो भी अपने फंक्शन के हिसाब से कि उसको कहाँ काम करना है, कब उसे किसी इंटरनल ऑर्गन की लाइनिंग बनानी है, कब उसे स्किन की लाइनिंग बनानी है, क्या उसका फंक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी शेप, अपने स्ट्रक्चर को अलग अलग टाइप में डिवाइड कर लेता है। तो बेसिकली तीन टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यूज आपकी बॉडी में पाए जाएंगे उनकी शेप के अकॉर्डिंग। तो पहला है आपका सिंपल स्क्वेमस। अब अगर इसके आगे सिंपल वर्ड ऐड है तो इसका मतलब भी बहुत सिंपल है कि अगर कहीं ऐसे करके सिर्फ एक ही लेयर लगी हुई है एपिथेलियल टिश्यू की तो हम कहेंगे भाई वो सिंपल है। और अगर उनकी शेप कैसी है, स्क्वायर की तरह है, बहुत ही थिन सी है, तो हम कह देंगे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल है। मतलब स्क्वायर शेप की पतली पतली सेल्स है और एक ही लेयर है बस। सो इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स कहाँ मिलेंगी ये इंपॉर्टेंट है, इनकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, नाम से तो आप जज कर ही लेंगे। अब जहां पे भी आपको बहुत ज्यादा चीजों का एक्सचेंज कराना होगा ना, वहां ये मिलेंगे, क्योंकि जितनी पतली लेयर होगी उतना इजी एक्सचेंज होगा। तो जो आपकी ब्लड वेसल्स है, ये आपकी ब्लड वेसल है, इसके अंदर से ब्लड फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से तो चीजें डिफ्यूज इन डिफ्यूज आउट होती हैं, तो इसको हम पतली बनाएंगे बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे कौन मिलेगा हमें? सिंपल सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। इसके अलावा लंग्स का एल्वियोलाई जो हमने अभी डिस्कस किया था कि वहां से गैसेस का एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो जहां पे ट्रांसपोर्टेशन होगा सब्सटेंसेस का इनके थ्रू, क्योंकि इनके पास कौन सी एबिलिटी है? सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी की, कि किन चीजों को एंट्री करानी है, किनको नहीं करानी। ठीक है, अब ये जो है आपकी बहुत ज्यादा थिन होंगी क्योंकि पतली सी है, फ्लैट होंगी एकदम, एक ही लेयर है, बहुत पतला सा आपको लगेगा, और बहुत डेलिकेट भी है क्योंकि प्रोटेक्शन लाइनिंग एक ही है, तो बहुत डेलिकेट सी होंगी। दो जगह आपने पढ़ ली कि ब्लड वेसल्स में होगी, एल्वियोलाई में होगी। इसके अलावा जो आपका ईसोफेगस माने जो आपका फूड पाइप है उसकी लाइनिंग में भी यही होंगी। अब नेक्स्ट टाइप है आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। अब स्क्वेमस वर्ड तो यहाँ पे सेम है, माने शेप तो यहाँ पे भी स्क्वायर वाली होगी, बट इस बार जो नंबर ऑफ लेयर है वो बढ़ गया। तो ऐसे करके स्क्वायर से टाइप की सेल्स होंगी और उनकी जो नंबर है लेयर्स का वो 2 3 4 5 कितना भी हो, जब भी एक से ज्यादा है उसे स्ट्रेटिफाइड कहेंगे। ठीक है, ये कहाँ मिलेगी? हमारी स्किन में। भाई हमें अपने आप को प्रोटेक्ट कराने के लिए तो स्किन रखी है, अगर वो बहुत पतली सी लेयर होगी तो क्या प्रोटेक्शन देगी? तो इसलिए हमें वहां पे एक बहुत ही थिक सी लेयर बनानी पड़ती है, तो नंबर ऑफ लेयर्स हम बढ़ा देंगे। ठीक है, अब है आपका कॉल्यूमिनर। जब आपकी शेप ऐसे कॉलम के जैसी होने लगे एपिथेलियल की, तो हम उसको कह देंगे कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। इनका मेजर काम है क्योंकि ये थोड़ी बड़ी बड़ी से तो अब्जॉर्प्शन का काम करेंगी, कुछ चीजों को सिक्रीशन का। तो इन्हीं का हम एक और टाइप बना देते हैं ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ग्लैंड का मतलब होता है जो भी कुछ चीज सिक्रीट करे, तो अगर कभी कॉल्यूमिनर एपिथेलियल की सेल्स कुछ सिक्रीट करने लगे तो हम उसे कह देंगे ग्लैंड्यूलर कॉल्यूमिनार एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, तो ये थोड़ी सी टॉल होंगी और इनमें जो है मतलब ये बनाएंगे आपकी चीजों की इनर लाइनिंग, जैसे आपकी इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग। तो ये जो लोकेशंस है ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसके अलावा कहाँ मिलेगी? जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, माने जो सांस नली का ट्रैक्ट है आपका। और उसके अलावा कहाँ मिलेगी? अब जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे आपके पास मान लो ये इस तरह से कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स थी, और अब अगर मैं कहूँ कि इनके ऊपर कुछ ऐसे हेयर लाइक से स्ट्रक्चर आ गए, छोटे 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 बाल लाइक जैसे स्ट्रक्चर, तो इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सीलिया। तो अगर कॉल्यूमिनर सेल्स पे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर आ जाए तो हम उन्हें कह देते हैं सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलिया। और कहाँ मिलेंगे ये आपको? इंटेस्टाइन में मिलेंगे। तो ये कुछ नहीं है, देखो बोला है ना, सीलिया क्या है? हेयर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब बाल के जैसे निकले हुए बाहर को स्ट्रक्चर्स है जो एपिथेलियल सेल्स के आउटर सरफेस पे आपको मिलेंगे। ठीक है, ये जो सीलिया है ये हेल्प करता है मूवमेंट में, ये सीलिया ऐसे ऐसे करके मूव करते रहेंगे, तो ये हमें फूड के एब्जॉर्प्शन वगैरह में इस सब चीजों में हेल्प करेंगे। ठीक है, इनका जो मूवमेंट है वो आपका म्यूकस को भी पुश करेगा आगे की तरफ और क्लियरेंस भी देगा। सो इनको हम क्या बोलेंगे? सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब जो थर्ड शेप के बेसिस पे आप बांटते हो क्यूबॉइडल, अगर क्यूब शेप की एपिथेलियल है तो उसको आप कह देंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये कहाँ मिलेगा? किडनी की लाइनिंग में,
किडनी की भी जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, जैसे कि आपकी डीसीटी, पीसीटी, हेनले लूप, इन सब में मिलेंगी। इसके अलावा जो सलाइवरी ग्लैंड आपके माउथ में मिलता है, उसकी डक्ट में मिलेंगी। ठीक है, और वहां पे ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी सी थिक है, थोड़ी रिजिड सेल है, इसलिए मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी। फिर आ गया आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जो हम पहले बात कर चुके हैं कि कॉल्यूमिनर सेल्स अगर कुछ सिक्रीट करने लगे तो हम उसी को ग्लैंडुलर एपिथेलियल कह देंगे। ये आपको सबके आपको डायग्राम शो किए हैं, देखो ये स्क्वामस है, और जब इसकी एक ही लेयर है तो यहाँ पे क्या है, वन लेयर, तो हमने इसको क्या बोला, सिंपल। यहाँ पे देखो मोर देन वन लेयर, तो हमने इसको क्या बोला, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल। इसके अलावा क्यूबॉइडल, देखो एक ही लेयर है तो हम इसको क्या बोलेंगे, सिंपल क्यूबॉइडल, और एक से ज्यादा है तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। इसके अलावा देखो कॉल्यूमिनर है, अगर एक ही लेयर है तो सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, एक से ज्यादा लेयर है तो स्ट्रेटिफाइड, और देखो एक लिखा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या था, एक से ज्यादा लेयर, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, मतलब एक से ज्यादा लेयर है नहीं बट आपको लग रही है। तो जो आपका स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर है, आपको ऐसा अपीयर होगा कि एक से ज्यादा लेयर है, क्योंकि इनके जो न्यूक्लियस की पोजीशन है, देखो इसका न्यूक्लियस यहाँ है, एक ही सेल है, ये भी एक ही सेल है, कहीं कोई डिवीजन नहीं है, बट इसके न्यूक्लियस की पोजीशंस ऊपर नीचे होने की वजह से आपको लगेगा कि एक से ज्यादा लेयर है, बट वो है नहीं, इसलिए हमने नाम दिया सूडो स्ट्रेटिफाइड, मतलब लग रहा है बट है नहीं। नेक्स्ट टाइप का आपका टिश्यू है जो एनिमल में मिलता है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल जो हमें पढ़ना है वो है ब्लड, और ब्लड को आप कहेंगे कि ये हमारी बॉडी का ओनली लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, ये इसकी जो सेल्स है वो लूजली स्पेस्ड है। क्यों? क्योंकि ब्लड जो बना होता है, लेट सपोज कि हम यहाँ ब्लड बना रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, एक लिक्विड पोर्शन भरा होगा जिसको आप कहेंगे प्लाज्मा, और इसी के अंदर आपने बहुत सारी ब्लड सेल्स डाल दी, तो इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे जो सेल्स हैं वो लूजली पैक्ड है, दूर दूर है, लिक्विड की फॉर्म में है। ठीक है, और ये जो प्लाज्मा है इसी को कहेंगे इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट है। अब लेकिन जो कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड का जो मैट्रिक्स है वो तो आपने कह दिया लिक्विड है, लेकिन जो डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यूज हैं, जैसे कि बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, टेंडन, लिगामेंट, अलग अलग उनका जो मैट्रिक्स है वो अलग अलग होगा। किसी का मैट्रिक्स जेली की तरह होगा, मतलब फ्लेक्सिबल सा लगेगा आपको, किसी का बिल्कुल फ्लूइड मतलब लिक्विड होगा, किसी का बहुत ज्यादा डेंस होगा, और किसी का बिल्कुल रिजिड होगा। तो जो मैट्रिक्स है आपका कनेक्टिव टिश्यू का वो डिफर करेगा। अब जो ब्लड है वो एक फ्लूइड है, लिक्विड मैट्रिक्स उसके अंदर है, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, ये हमने पहले ही देख लिया। इसके अंदर ब्लड की सेल्स हैं, कौन कौन सी, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। तो ये तीन तरह की सेल्स हमारे ब्लड में पाई जाएंगी। तो टोटल ब्लड के पास क्या क्या हो गया आपका, प्लाज्मा हो गया, उसके अलावा आरबीसी हो गई, उसके अलावा डब्ल्यूबीसी हो गई, एंड प्लेटलेट्स हो गई। तो ये सारे आपके ब्लड की कंपोजिशन हो गई, और इसमें से मेट आपका जो मैट्रिक्स है वो प्लाज्मा ही है। तो ब्लड के मैट्रिक्स का नाम अगर कोई पूछ ले तो वो प्लाज्मा ही है, कुछ अलग से नहीं है। ठीक है, अब इस प्लाज्मा में क्या है, प्लाज्मा में अगर मैं आपको बताऊं तो 92% तो वाटर ही है, उसके अलावा जो 8% बचा उसमें कुछ प्रोटीन है, कुछ सॉल्ट्स है, और कुछ हॉर्मोन्स है। ठीक है, ब्लड का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट गैसेस, कौन सी गैस, O2 एंड CO2, इसका मेजर काम यही है। जो फूड आपने खाया, जो डाइजेस्ट हो गया आपके इंटेस्टाइन में जाके, वहां से उस डाइजेस्टेड फूड को लेके उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, हॉर्मोन्स को करेगा, वेस्ट मटेरियल्स को करेगा। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज बोन। तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू हो गया, बोन एक। अभी ब्लड जो था वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू था, बट क्या बोन भी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होगा? नहीं, ये एक रिजिड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इसका मतलब इसका जो मैट्रिक्स होगा वो भी कैसे वाला होगा, रिजिड होगा। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल है आपके कनेक्टिव टिश्यू का। जो हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर है, एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क जो बना हुआ है, वो बोन्स की वजह से ही है। तो बोन्स कैसे होता है, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, यही बोन्स जो है मसल्स वगैरह को भी होल्ड करके रखे हुए हैं कि वो सही सही पोजीशन पर रहे, और सारे जो बॉडी के ऑर्गन है सबको कहीं ना कहीं बोन्स की वजह से सपोर्ट मिली हुई है, तो वो एक अच्छे से बैठे हुए हैं अपनी अपनी जगह पे। ठीक है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बट इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। बोन को अगर आप मोड़ने तोड़ने की कोशिश करोगे तो वो सीधा ब्रेक ही हो जाएगी, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाएगी। ये आपको देखो कनेक्टिव टिश्यूज के एग्जांपल दिए हैं, ब्लड हो गया, लूज कनेक्टिव टिश्यूज हो गए, एडिपोज जो फैट स्टोर करने के काम आएंगे, कुछ डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो गए, फिर बोन हो गई, कार्टिलेज हो गए। तो डिफरेंट टाइप के आपके कनेक्टिव टिश्यूज के एग्जाम्पल है। ठीक है,
अब क्या है, व्हाट वुड बी द एडवांटेजेस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज फॉर बोन फंक्शंस, बोन के जो फंक्शंस हैं इनसे हमें क्या एडवांटेज मिल रही है, ठीक है। तो जो बोन की सेल्स होंगी, भाई टिश्यू है मतलब सेल से मिलके बना होगा, तो उसकी जो सेल्स होंगी उनके पास कैसा मैट्रिक्स होगा, हार्ड। और कौन सी मेजर कंपोजिशन होगी, कैल्शियम। देखो हम डे टू डे लाइफ में बहुत सुनते हैं कि जिसकी भी बोन्स वीक है ना, तो उसको हम डायरेक्टली रिलेट करते हैं, अरे इसके अंदर कैल्शियम की कमी है, क्योंकि होती है भाई, बोन्स के मैट्रिक्स में बहुत ज्यादा अमाउंट में कैल्शियम मिलता है, और दूसरा मिलता है आपका फॉस्फोरस। तो अगर इन दो चीजों की आपकी बॉडी में कमी होगी ना, तो कहीं ना कहीं वो आपके बोन्स पे भी इफेक्ट डालेगी, ठीक है। अब अगर हमें दो बोन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए भी कनेक्टिव टिश्यू चाहिए, जिसका नाम क्या है, लिगामेंट, ठीक है। लिगामेंट बोन के जितना रिजिड नहीं होता, बट हालांकि रिजिड होता है, इसमें थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी मिल जाएगी, बोन के जितना रिजिड नहीं है, ठीक है। अब जो आपका लिगामेंट या बोन है, उसके पास भी कंसीडरेबल स्ट्रेंथ होती है, ऐसा नहीं है कि बोन के जितना स्ट्रांग नहीं है तो लिगामेंट को तोड़ना इजी है, ठीक है, उसके पास भी एक स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट है आपका टेंडन, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, जो किसको कनेक्ट करता है, आपकी जो मसल्स है उनको बोन्स से कनेक्ट करवाता है, ठीक है। तो लिगामेंट और टेंडन के बीच में ये डिफरेंस हमें याद रखना चाहिए, कि लिगामेंट दो बोन्स को कनेक्ट करा रहा है और टेंडन बोन को मसल से कनेक्ट करा रहा है, ठीक है। अब ये क्या होता है, फाइब्रस टिश्यू होगा, जिसकी अच्छी खासी स्ट्रेंथ होगी, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होगी। इसको भी आप ये नहीं है कि कितना भी मोड़ लो, क्योंकि हम ये भी डे टू डे लाइफ में सुनते हैं, ज्यादा अगर स्ट्रेन पड़ गया तो लिगामेंट या टेंडन पे स्ट्रेन आ जाता है, ठीक है। तो वन अदर टाइप के टिश्यूज क्या हो गए, कार्टिलेज, जो आपके ईयर के बॉटम पार्ट में जहां पे आप ईयर पियर्सिंग कराते हो, वो कार्टिलेज है, ठीक है। तो कार्टिलेज क्या होता है, सॉफ्ट होता है, इनका मैट्रिक्स जेली लाइक होगा, और इनकी जो सेल्स है उनके बीच में स्पेस होगा, इसी वजह से इनमें मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। मैट्रिक्स इनका सॉलिड ही है, लिक्विड नहीं है, बट जेली लाइक होगा। और किस चीज से ज्यादा बना होगा, प्रोटीन से और शुगर से। और बोन का अगर याद करें तो कैल्शियम और फोस्फोरस से, ठीक है। कार्टिलेज जो होता है स्मूथ से सब्सटेंसेस होते हैं, कहाँ मिलेंगे, जो आपके बोन्स के सरफेस होंगे ना, एंडिंग्स जो बोन की होंगी, या जहां बोन्स में जॉइंट आया होगा, वहां ये प्रेजेंट होंगे। जैसे कि आपकी नोज की जो टिप है वहां, ईयर का जो बॉटम पार्ट है वहां, हमारे जो ट्रैकिया है वहां पे मिलेगा, लैरिंग्स में मिलेगा, मतलब साउंड बॉक्स में, ठीक है। तो ये हो गया। अब और एक कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल हो गया एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये कहाँ मिलेगा, स्किन और मसल्स के बीच में जो जगह है, वो ऐसे एक वॉइड ना रहे प्रेजेंट, तो उनके बीच में ये टिश्यू भरा होता है। जैसे जब कुछ पैकिंग में डेलिकेट सा सामान आता है, तो उसमें कुछ भर देते हैं ना, वो कागज वगैरह, कि उस पर असर ना हो, इसीलिए स्किन और मसल्स के बीच की जो जगह है उसको फिल करता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ब्लड वेसल्स के आसपास, नर्व्स के आसपास, एक तरीके से हमें सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। देखो आ गया, इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स, और रिपेयर ऑफ टिश्यू में भी ये हेल्प कर देगा। किसको स्टोर करता है, फैट को। कौन, एडिपोज टिश्यू। कहाँ मिलेगा ज्यादातर आपको, लिवर में। ये भी हेल्प करता है इंटरनल ऑर्गन्स के बीच के स्पेस को फिल करने के लिए, ठीक है। अब जो एडिपोज टिश्यू है, क्योंकि वो फैट स्टोर कर रहा है, तो उसके पास फैट ग्लोब्यूल्स मिलेंगे, इन्हीं के अंदर फैट स्टोर होगा, और जब हमें नीड होगी तो हम उसको ब्रेक भी कर लेंगे। और लेकिन क्योंकि फैट स्टोरेज रहता है, तो एक इंसुलेटर का काम भी करता है। मतलब जो आप ऐसा सुनते होंगे कि मोटे लोगों को ऐसे कम ठंड लगती है, क्यों, क्योंकि उनके अंदर एडिपोज टिश्यू ज्यादा होता है, तो वो जो एडिपोज टिश्यू है वो हीट को बाहर नहीं निकलने दे रहा, क्यों, क्योंकि वो एक इंसुलेटर की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। अब थर्ड टाइप आपका आ गया मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि मूवमेंट के लिए काम करेगा, इसकी जो सेल्स होंगी इलोंगेटेड होंगी, मतलब ऐसे लंबी लंबी सी स्पिंडल से शेप की होंगी, हालांकि इसमें तीन टाइप के होंगे, तो अलग अलग शेप होगी। इन्हीं को हम बोलते हैं मसल फाइबर्स। तो बहुत सारे मसल फाइबर मिल करके मस्कुलर टिश्यू आपका बना देंगे। इनका मेन फंक्शन मूवमेंट है, स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम, ठीक है। इनके पास कुछ स्पेशल प्रोटीन होंगे जो कॉन्ट्रैक्टाइल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाएंगे, ये भी हमने बात की थी। और वो प्रोटीन के नाम भी क्या थे, एक्टिन एंड मायोसिन। सो इनका मेन फंक्शन क्या है, कि वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल, मतलब हम देखो कुछ पार्ट्स को, जैसे अगर मैं कहूँ कि अभी मुझे चलना है पैदल, अभी मुझे डांस करना है, तो मेरी मर्जी है ना, मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैं अचानक से डांस करने लग जाऊंगी, अचानक से चलने लग जाऊंगी, मेरी विल है, मेरा कॉन्शियस डिसीजन है कि हाँ मैं चलूंगी, हाँ मैं डांस करूंगी, मैं वॉलेंटरली काम को कर रही हूँ। कुछ मसल्स ऐसी हैं जो हमारी मर्जी से काम करती हैं, बट हमारी बॉडी के अंदर कुछ मसल्स ऐसी हैं जो हमारी मर्जी से काम नहीं कर रही। फॉर एग्जाम्पल योर हार्ट, आपकी हार्ट में मसल्स है, कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रहा है, क्या मेरी मर्जी है, मैं बोल रही हूँ हार्ट को भाई थोड़ी देर आराम कर ले, नहीं बोल रही, अब मैं बोल भी रही हूँ तो वो करेगा नहीं, ठीक है।
ऐसे ही हमारी बॉडी में बहुत सारी जो आपके मसल्स हैं वो अपनी मर्जी से काम करते हैं, मतलब वो इनवॉलेंट्री है, ठीक। तो जो हमारे लिम्स में, हाथ पैर में मसल्स प्रेजेंट है, उनको हम अपने हिसाब से कि कब तुम काम करो, कब तुम स्टॉप हो जाओ, हम डिसाइड कर सकते हैं। तो इस तरह की मसल्स को क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री, माने हमारी मर्जी है, ठीक है। और इनका एक और नाम है कि इनको हम बोलते हैं स्केलेटल मसल्स, ठीक। यही अटैच होती है हमारी बोन से, और जब हम चाहे मूवमेंट कर लेंगे, ठीक है। जब माइक्रोस्कोप में इन मसल्स को मूव की देखा ना, इस तरीके से मान लो ये मसल्स थी, इनको जब हमने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, कहीं कहीं को थोड़ी डार्क अपीयरेंस आ रही है, फिर बीच बीच में लाइट है, तो उन्होंने बोल दिया कि इनके ऊपर ना कुछ बैंड्स प्रेजेंट होता है, लाइट एंड डार्क कलर के बैंड्स, और इन्हीं को बैंड्स का नाम रखा हमने स्टेरिएशंस, ठीक है। तो ये इस वजह से इसका एक और नाम है, स्केलेटल के साथ साथ इसका स्ट्रेटिएटेड मसल्स भी नाम है, ठीक। तो ये आ गया कि इसका नाम स्ट्रेटिएटेड भी है, क्यों? क्योंकि इसके पास बैंड्स प्रेजेंट है। और कैसी होगी? लॉन्ग होगी। और कैसी शेप बनाई मैंने? सिलेंड्रिकल बनाई। क्या यहाँ से मैंने कोई ब्रांच निकाली? तो ये अनब्रांच्ड होंगी। और इनके एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, तो हम इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड बोल देंगे, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो मूवमेंट हमारी एलिमेंट्री कैनाल में हो रहा है, हमारा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चल रहा है ब्लड वेसल्स का, क्या हमारी मर्जी से चल रहा है? लगातार हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, ठीक है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को हम अपने हिसाब से रोक या चला नहीं सकते। इनको कराने वाली मसल्स को हम बोलते हैं स्मूथ मसल्स या इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। यही आपकी कहाँ मिलेंगी? जैसे आइरिस ऑफ द आई, जब आंख को ऐसे झपकना होता है तो आपके हाथ में नहीं है, वो झपक जाती है फटाफट। आपकी यूट्रस में, ब्रोंकियाई ऑफ द लंग्स में, तो ये पोजीशन है उनकी। जहां जहां भी आपका इनवॉलेंट्री काम हो रहा है, वहां पे आपको स्केलेटल मसल मिलेगी, ठीक है। इनकी जो शेप होती है वो पॉइंटेड एंड्स या स्पिंडल शेप बोलते हैं, मतलब ऐसे करके बना दो, तो इसके जो एंड है कैसे हो गए? पॉइंटेड हो गए। तो ये इस तरह की है। इसके अंदर कोई बैंड नहीं है, और इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है। इसको हम अनस्ट्रेटेटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोई बेंड नहीं है। अभी तो देखा था जिसमें बेंड था उसको स्ट्रेटेटेड बोला था, ठीक है। इसके अलावा जो आपका हार्ट है, हार्ट में जो मसल्स मिलती हैं उनको हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स। अब जो हार्ट की मसल्स है वो भी खुद काम कर रही है, तो इसका मतलब वो भी कैसी है? इनवॉलेंट्री है, ठीक। तो इनको हम बोलेंगे कार्डियक मसल्स, वर्क करेंगी इनवॉलेंट्री। और ये भी कैसी होंगी? सिलेंड्रिकल होंगी, लेकिन ये ब्रांच्ड होंगी, ठीक है। लेट से कि यहीं से एक और निकल गई, लेकिन ये यूनिन्यूक्लिएटेड होंगी। तो इनमें कुछ कैरेक्टर इस आपके स्केलेटल मसल्स के होंगे और कुछ स्मूथ मसल्स के होंगे। देखो सबका एग्जांपल दिया है, इसको ब्रांच्ड बनाया है, इसको अनब्रांच्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड बनाया है, इसको यूनिन्यूक्लिएटेड, और इसको पॉइंटेड और स्पिंडल शेप बनाया है। अब आपका जो फोर्थ टिश्यू है वो नर्वस टिश्यू। इसकी एबिलिटी क्या है कि किसी भी स्टिमुलाई, बाहर से या अंदर से, हमें कोई भी सिग्नल अगर मिल रहा है, भाई आंखों में लाइट गई, आंख बंद कर ली, हाथ पे जला, हाथ हटा लिया, तो ये सारे रिस्पॉन्सेस को जो करवा रहा है वो नर्वस टिश्यू करवा रहा है, ठीक है। ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड सेल्स होंगी, और ये इनका क्या काम होगा कि ये स्टिमुलेट हो जाएंगी, और स्टिमुलेट होने के बाद उस स्टिमुलस को आगे चलाएंगे, और कहीं ना कहीं बॉडी में कोई ना कोई रिस्पॉन्स क्रिएट कराएंगे, ठीक है। जो आपका ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, ये किससे मिलके बना है? सब नर्व से मिलके बना है, ठीक है। और ये क्या है? नर्वस टिश्यू है। और इसकी सेल्स को नर्व सेल्स के साथ साथ न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। न्यूरॉन्स में कुछ मेजर पार्ट है, जैसे कि सेल बॉडी, जिसके अंदर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सारी चीजें मिलेंगी जो भी आपकी एक सेल में मिलती हैं। देखो किसी भी न्यूरॉन का एक बेसिक डायग्राम ये है। इसके पास देखो कुछ ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? डेंड्राइट। ये सेल बॉडी है जिसके पास न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म सब चीजें होंगी, और एक ये बड़ा सा प्रोसेस है जिसको बोलते हैं एक्सॉन। तो ये जो इसके अपेंडेजेस निकले हुए हैं, इसको हम कई बार प्रोसेसेस के नाम से बताते हैं कि एक बड़ा सा प्रोसेस होगा जिसको एक्सॉन बोलेंगे, और कुछ छोटे छोटे प्रोसेस होंगे जिसको डेंड्राइट बोलेंगे। ये जो डेंड्राइट है ना, यही किसी सिग्नल को रिसीव करता है, ठीक है। रिसीव करने के बाद, मान लो यहां से रिसीव किया, सेल बॉडी में भेजा, और सेल बॉडी के बाद ये सिग्नल कहाँ से ट्रेवल करेगा? आपके एक्सॉन से, और यहाँ आपके पहुंच जाएगा एक्सॉन टर्मिनल पे, और यहाँ पे डिसाइड करेगा कि इसको आगे किस तरीके से सिग्नल को ट्रांसमिट कराना है, ठीक है। अब जितना भी हमने पढ़ा उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ टिश्यू दिए हैं और उनके एग्जांपल दिए हैं। आपको बताना है कौन करेक्टली मैच्ड है। कनेक्टिव टिश्यू है। बोन क्या कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल था? हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब आया मस्कुलर टिश्यू। हार्ट तो हमने एक ऑर्गन की तरह पढ़ा था, टिश्यू की तरह पढ़ा ही नहीं है, तो ये तो आपका गलत हो गया। अब एपिथेलियल टिश्यू में एडिपोज। एडिपोज किसका एग्जांपल होता है? कनेक्टिव टिश्यू का। तो इस पूरे में अगर आप देखो तो केवल एक ही पेयर करेक्ट है आपका, बाकी तो इनकरेक्ट है। सेकंड है आपका कि आपके ब्रेन में कौन सा टिश्यू मिलता है, तो कौन सा मिलेगा? नर्वस टिश्यू। मस्कुलर कहाँ मिलेगा? आपकी मसल्स में।
जो मूवमेंट कराएगा। एपिथेलियल आपका जो कवरिंग में मिलेगा। कनेक्टिव आपका ब्लड बोन ये सब हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज नॉट द कनेक्टिव टिश्यू। नीचे कुछ टिश्यूज दिए हैं, इसमें से कनेक्टिव कौन नहीं है। बोन तो आपका कनेक्टिव टिश्यू होगा, ब्लड भी आपका एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होगा। क्या नर्व्स कनेक्टिव टिश्यू है? नहीं, ये एक नर्वस टिश्यू का पार्ट है और ये भी आपका कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन एनिमल्स डज फैट गेट स्टोर। तो फैट कहाँ स्टोर होगा? अभी हमने बात किया था कि फैट एडिपोज टिश्यू में स्टोर होगा। ऑस्टियोसाइट बोलते हैं आपकी बोन्स की सेल्स को। कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं आपकी कार्टिलेज की सेल्स को। तो ये ऑप्शंस नहीं होंगे। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह कौन काम कर रहा है। तो ये मूवमेंट के लिए काम करेगा, तो इसको हम क्या कह देंगे कि भाई ये तो मूवमेंट के लिए है, प्रोसेस के लिए है ही नहीं। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्शंस के लिए काम करेगा। नर्वस टिश्यू आपका ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में मिलेगा। तो कौन हो गया प्रोटेक्शन के लिए आपका? स्पाइनल कॉर्ड में मिलेगा। ठीक है। और आप इसको सीएनएस और पीएनएस भी कह सकते हो। तो हमारा प्रोटेक्शन कौन करवाएगा? एपिथेलियल टिश्यू कॉल्ड टिश्यू। अब हम आपको नेक्स्ट बायोलॉजी के लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे।